नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, अवध यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हीं के लिए हम जो है यहाँ पे एक मैराथन आज से शुरुआत इसकी करने जा रहे हैं। पहला पेपर जो बीएड फर्स्ट ईयर का है, नॉलेज एंड करिकुलम, इसकी मैराथन करेंगे। और तीनों सेक्शंस में मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए, इसके अलावा सेक्शन बी भी है और सेक्शन सी भी है। ठीक है, फटाफट से करेंगे ताकि आप जो है एक बेहतर तरीके से इसे समझ पाएँ। इंग्लिश हिंदी दोनों में करेंगे और साथ में जिन पीडीएफ की मदद से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे कि ये इंग्लिश का पीडीएफ है, ये है टोटल 57 पेजेस का। ठीक है, और हिंदी में ये है 54 पेजेस का। इनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पेड पीडीएफ है, 115 रुपये का। अगर चाहे ज़रूरत लगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये सभी गेस क्वेश्चंस की जो लिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, ये ऑलरेडी चैनल पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड एंड डायनेस्टी। देखो, टाइम पीरियड यहाँ पे हम इसको हिस्ट्री से, इतिहास से रिलेट करके आंसर को लिखेंगे। ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, हमें 200 वर्ड्स के अंदर अंदर ख़त्म करना होता है। पर हाँ, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ है। जैसे कि टाइम पीरियड की बात करें तो हिस्ट्री में अगर हम रेफ़र करें तो अलग अलग इवेंट्स थे, जैसे एंशियंट इंडिया, मडीवल इंडिया जिसमें मुग़लों का शासन था। ठीक है, इसको मुग़ल पीरियड भी बोला जाता है। फिर है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में आपका ब्रिटिश आ गए बेसिकली, ठीक है, मुग़ल्स के बाद। और फिर था एंशियंट, था उससे पहले। तो इस तरीके से तीन है। और इसके बाद हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन हिस्सों में हम इंडिया के अंदर जो है बेसिकली टाइम पीरियड को देखते हैं, क्योंकि अलग अलग जो शासन हुए, अलग अलग तरह की चीज़ें होती रही, और फिर जो है उस तरीके से टाइम पीरियड में बदलाव आता गया। अब डायनेस्टी की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारी डायनेस्टी थी। पहले मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, तो इनके बारे में अलग अलग इनके पॉलिटिकल यानी कि राजतांत्रिक रूप से ये अलग थे। वहाँ पे अर्थशास्त्र अलग था, इनका काम करने का तरीका, प्रजा के प्रति जो लोगों का लोगों के लिए इनका व्यवहार था, काम करने का तरीका था, सब अलग था। ठीक है, और संस्कृति भी इनके हिसाब से बदली है। देखो, जैसे ही मुगल आए थे तो सांस्कृतिक रूप से बहुत चीज़ों में बदलाव आ गया था। जैसे कि आज के टाइम में हम बहुत शब्द बोलते हैं, वो उर्दू के हैं। वो उर्दू कहाँ से आई? वो मुगल वंश से आई। ठीक है, आप कभी भी अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखोगे जिनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप देखोगे वो उर्दू लैंग्वेज में हुआ करती थी, और आज भी उर्दू लैंग्वेज में ही वो हैं। क्यों? क्योंकि ये मुगल वंश के वहाँ से ये जो है उर्दू भाषा आ गई। ठीक है, और वो कायम रही उसके बाद भी, और आज भी कहीं ना कहीं कायम है। दूसरा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताइए। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो वर्तमान में भारत के बिहार के राज्य में स्थित है। ये विश्व का एक प्राचीनतम, मतलब बहुत पुराना विश्वविद्यालय है। ये 5वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक विद्या और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी है, ये ऐसा नहीं अब नहीं है, आज भी ये बिहार में स्थित है, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इससे बहुत सारी महान हस्तियां हैं जिन्होंने पढ़ाई करी है और मतलब इतिहास लिख दिया है। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत सब्जेक्ट्स ऑफर करती है, जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी हो गई, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर। इसके अलावा और अदर भी हैं। ठीक है, तो आज के टाइम का हर कोर्स लगभग जो है नालंदा यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। बड़ी ही फेमस यूनिवर्सिटी है, जो स्टूडेंट्स बिहार से हैं उन्हें बिल्कुल ये चीज़ पता होगी। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन द डिसिप्लिन एंड फिलॉसफी। देखो, यहाँ पे जब भी डिसिप्लिन की बात होती है तो प्लीज़ एक चीज़ को समझ लीजिएगा, हम एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करेंगे, फिलॉसफी से संबंधित है। नॉलेज एंड करिकुलम में कौन सा ये डिसिप्लिन वो वाला नहीं है, मतलब स्ट्रिक्टनेस वाला। ठीक है, जो बच्चे शरारत करते हैं फिर हम बोलते हैं डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ हम शैक्षणिक अनुशासन की बात कर रहे हैं, यानी कि अकेडमिक डिसिप्लिन की। ठीक है, अब अकेडमिक डिसिप्लिन देखो क्या होता है। ये मतलब जैसे स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं ना,
इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। वैसे ही एकेडमिक डिसिप्लिन है, आप जनरली कॉलेज लेवल्स पे देखोगे हायर एजुकेशन में तो अलग अलग डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री एट्सेट्रा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोशल साइंस है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, तो इसके अंदर 3 होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और 4 होंगे बेसिकली पॉल साइंस जिसको सिविक्स भी आप बोलते हैं, और इकोनॉमिक्स। 4 हो गए। इसी प्रकार से हिंदी में भी रहेंगे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, शिक्षा और आपका अर्थशास्त्र। तो ये इसकी ब्रांचेस होती हैं। अब डिसिप्लिन कौन सा है? डिसिप्लिन है एक सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, उसके अंदर ये अलग अलग इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम शैक्षणिक अनुशासन, ठीक है, इसी को बोलते हैं शैक्षणिक अनुशासन। अब फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी में देखो ज्ञान है, सत्य है, जो सोचा जाता है वो भी है, ठीक है। अब वो थोड़ा हो सकता है रियलिटी पे ना हो, जैसे कि फिलॉसफी अगर मैं देखूं, स्पिरिचुअलिज्म की अगर आप फिलॉसफी देखते हो, आध्यात्मिकता की, तो उसमें बहुत बातें गॉड से रिलेटेड कही गई हैं। अब उसमें कुछ लोग विश्वास करेंगे भी, कुछ नहीं भी करेंगे। फिलॉसफी मतलब आप किसी चीज़ के बारे में एक विश्वास रखते हो, ठीक है, एक ज्ञान है आपको उसके बारे में। बहुत लोग हैं जो डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप एक तरह से फिलॉसफर बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको ज्ञान उनका होता है, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ अलग अलग शैक्षणिक दर्शन है, ठीक है, और जैसे आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्राकृतिकवाद, प्रयोगवाद आदि। अब इसी में बताती हूँ, जैसे आदर्शवाद हुआ, ठीक है, आइडियलिज्म, ठीक है, गांधी जी जो है वो आइडियलिज्म पे बिलीव करते थे, ठीक है, साथ में वो प्रकृतिवाद भी थे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हर एक पर्सन अलग अलग स्कूल ऑफ फिलॉसफी का होता है, इनको स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी आप बोल सकते हो। तो अलग अलग स्कूल ऑफ फिलॉसफी का होता है, कोई किसी में विश्वास रखेगा, कोई किसी में रखेगा, ठीक है, समझ रहे हो चीज़ों को। तो फिलॉसफी मतलब एक ऐसी स्टडी जहाँ पे आपको रियलिटी के बारे में नॉलेज, मतलब नॉलेज है, रियलिटी में आप विश्वास रखते हो, एग्जिस्टेंस कोई चीज़ है, बेशक उसका प्रमाण ना हो, उसमें भी विश्वास रखा जाता है। अब देखो हर चीज़, जैसे कि मैथ्स का फॉर्मूला है, वो मैंने तो इन्वेंट होते नहीं देखा, ठीक है, मैंने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा स्कूल में कि ये फॉर्मूला ये किसी ने बनाया हुआ है ऑलरेडी, पाइथागोरस थ्योरम ले लो, पाइथागोरस जी ने बनाया है, इसको ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं और यूज़ किया, विश्वास पे ही तो किया ना कि ये है। अगर मुझे विश्वास ही ना हो, मैं कहूँ नहीं, मैं कैसे मान लूँ, मैंने तो देखा नहीं, मुझसे तो वो बोल कर नहीं गए, समझ रहे हो। तो इट ऑल कम्स अंडर फिलॉसफी, दर्शन। चलिए चौथे प्रश्न पे आएंगे, शिक्षा दर्शन से संबंधित जॉन दवे का दृष्टिकोण लिखिए। जॉन दवे, देखो जॉन दवे की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो अपने आप में ही अलग है। थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ये एक अमेरिकन फिलॉसफर थे, साथ में साइकोलॉजिस्ट भी थे और एजुकेशनल रिफॉर्मर भी थे, ठीक है, यानी कि ये एक प्रगतिवाद पे जो है इनकी शिक्षा दर्शन पूरा आधारित है। साथ में ये एक सामाजिक व्यक्ति थे, एक सक्रिय और अनुभावनात्मक प्रक्रिया में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि शिक्षा जो है वो केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अनुभव, मतलब जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और समाज के बीच जो आप संबंध बना पा रहे हो, इन सब पे आधारित है। आप अपनी जीवन में चाहे एक बंदा स्कूल जाए ना जाए, पर वो बहुत कुछ सीखता है, एडुकेट वो होता ही है, ठीक है। पहले स्कूल वगैरह नहीं होते थे तो क्या बच्चे शिक्षित नहीं होते थे? व्यक्ति तब भी शिक्षित होता था, सही बात। इन्होंने कुछ बातें बोली है कि एजुकेशन एज लाइफ इटसेल्फ, कि एजुकेशन अपने आप में ही जो है एक लाइफ है। लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, कि बच्चे प्रैक्टिकल वर्क से सीखें, करके सीखें, बेसिकली अपने हाथों से चीज़ें करें। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की, कि भाई जो शिक्षा है उसका केंद्र बच्चों के हिसाब से हो, टीचर के हिसाब से या समाज के हिसाब से या फलाने के हिसाब से ना हो, बच्चा क्या सीखना चाहता है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से हो,
हम थोपे ना बच्चे पे चीज़ें। अगला है डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। बिल्कुल, देखो लोकतांत्रिक शिक्षा हो, बच्चे को फ्रीडम हो, वो अपना सब्जेक्ट चूज कर सके, किस एरिया में उसको इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ हो। अगला है इंटीग्रेटेड करिकुलम, हम सब कुछ एक मतलब ऐसा ना हो कि एक ही क्षेत्र में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कुछ कंट्रीज़ में, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, वहाँ पे आज़ादी नहीं है इतनी, वहाँ पे आज भी राजा का हुक्म चलता है, वो जो बोलता है वही करना होता है, और वो उल्टे सीधे रूल लागू करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, इंटीग्रेटेड करिकुलम है, हम सब कुछ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, हर तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे एकीकृत पाठ्यचर्या है, सही बात, जो आपस में बच्चे जिससे विषयों के साथ जुड़ते हैं, बच्चे विषयों में प्यार भी उनके मतलब बच्चों के मन में उत्पन्न होता है। अदरवाइज अगर थोप दी जाएगी कोई चीज़ तो प्यार उत्पन्न नहीं हो पाएगा। अगली चीज़ है यहाँ पे, अगला पॉइंट, रोल ऑफ टीचर एज फैसिलिटेटर। यहाँ पे टीचर का काम है बच्चे को गाइड करना जब भी उसको आवश्यकता है, ये नहीं कि उसका हाथ पकड़ के पूरा ही उसको करवा दिया, वो खुद से तो कभी सीख ही नहीं पाया है। समझ रहे हो? अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। देखो सेल्फ एक्सप्रेशन हिंदी में इसको बोलेंगे हम आत्म अभिव्यक्ति, ठीक है, या स्व अभिव्यक्ति। इसका मतलब होता है, देखो जब आप अपने विचार, ठीक है, आप अपनी बातें, आप अपनी भावनाएं, आप क्या सोच रहे हो, आपकी कल्पना, आपकी मान्यता, अनुभव, आपके एक्सपीरियंस, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आप किस किस चीज़ में अच्छे हो, चाहे कला, संगीत, लेखन, अभिनय एट्सेट्रा, जो भी हो, ये सब जो है आप एक्सप्रेस कर पाते हो किसी भी माध्यम से, ठीक है। मतलब माध्यम तो यही हो गया, लेट सपोज मेरा एक दोस्त है, वो संगीत में बहुत अच्छा है, एक्चुअली मेरे छोटे भाई का वो दोस्त है, वो बहुत मतलब उस बातें बहुत कम करता है, पर व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक आप उसकी फीलिंग्स म्यूज़िक से समझ सकते हो, इतना अच्छा वो म्यूज़िक में आज के टाइम में है। तो ये हो गया। अब कुछ लोग आर्ट से संबंधित होते हैं, वो अपनी क्या उनके विचार हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, वो आर्ट के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो गुस्से में निकालते हैं, देखा होगा आपने। तो सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब आप अलग अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। अपने आपके क्या सोच विचार हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, सब कुछ अपना उस ज़रिए से, उस फॉर्म से आगे रख रहे हो, ठीक है। ये क्रिएटिव तरीका होता है, इससे इमोशंस जो हैं आपके वो निकल कर आते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो एक कॉन्फिडेंस सा इसके थ्रू आता है। समझ रहे हो? चलो आगे है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। ये क्वेश्चन बहुत कम आया है प्रीवियस ईयर में, एक दो बार ही आया होगा, बट मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया इसको क्योंकि बेसिकली जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम है पिछले 5 साल को मिला के फ्रेम है। देखो प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एक बार हिंदी में भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, विविधता और लोचशीलता के सिद्धांत की व्याख्या, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, इट मीन्स यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, अलग अलग टीचिंग मेथड्स को, मटेरियल को, एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे लर्निंग को बढ़िया बनाने के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा अब टीचिंग में क्या होता है भाई, मैं अगर इंग्लिश की टीचर हूँ, मैं कभी प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ बच्चों को, ठीक है, कभी बच्चों को कोई और चैप्टर हो गया, संज्ञा पढ़ा दिया, नाउन पढ़ा दिया, एडजेक्टिव पढ़ाया, कभी लिटरेचर का कोई चैप्टर है, तो इसमें मेरे को वैरायटी यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा, मेथड, वो भी अलग होगा, जो मैं सामग्री यूज़ कर रही हूँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो भी अलग होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें वैरायटी का यूज़ करना पड़ता है। एक ही यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बोरिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। रोज़ एक ही खाना खाओ, सोचो सुबह भी दाल चावल, दिन में भी, रात में भी, अगले दिन भी रिपीट, उससे अगले दिन भी रिपीट, तो बोरिंग होगा ज़िंदगी में या नहीं होगा। तो वैरायटी, चाहे एजुकेशन की बात हो या ज़िंदगी में और कहीं, हमेशा वैरायटी की ज़रूरत हमें पड़ती है। लचीलापन और या इलास्टिसिटी का सिद्धांत, इसका अर्थ है शिक्षक को परिस्थिति, विद्यार्थी को की समझ
और आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण में परिवर्तन करना पड़ता है। देखो कभी कभार हम सोच के जाते हैं क्लास में, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक दिन सोच के गई पूरा रेडी होके कि आज ये वाला टफ लेसन जो है ये बच्चों को आज करा दूंगी मैं, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनका जो नेक्स्ट पीरियड है वो भी ले लूँगी। अब मैं गई क्लास में बढ़िया तरीके से अपनी प्लानिंग करके। अब हुआ क्या, वो बच्चे गेम्स पीरियड से आए थे, वो ऑलरेडी इतने थके हुए थे, वो बोलते मैम आज पढ़ने का मन नहीं है, और मैं पढ़ाने के पूरे मन में थी। तो मुझे बच्चों के अनुसार थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ा। कई बार ऐसा ही होता है कि लेसन प्लान में या बच्चों की पेस, बच्चे धीरे सीख पा रहे हैं और मैंने सोचा मैं आज आधा चैप्टर करा दूंगी, नहीं करा पाते। तो बच्चों के अनुसार थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन हमें रखना पड़ता है। 7वां प्रश्न है, राइट द डेफिनेशन ऑफ रोसेक एज ए सोशल साइंस ऑफ एजुकेशन। देखो रोसेक पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं आया है, 2 बार आई थिंक पिछले 5 साल में ये क्वेश्चन आया होगा। तो रोसेक का यहाँ पे जो मानना था वो है, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल इज़ एडजस्टेड टू सोसाइटी, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो समाज में एडजस्ट हो पाता है एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, देखो एजुकेशन बनाई ही इसलिए गई थी ताकि एक व्यक्ति ह्यूमन बीइंग से, ध्यान रखिएगा, एक इंसान से, ह्यूमन बीइंग से, इंसान से क्या बन सके, ह्यूमन बीइंग से सोशल बीइंग बन सके, यानी कि इंसान से एक सामाजिक व्यक्ति बन सके। इसलिए ही एजुकेशन की जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो रोसेक का ये मानना था, और रोसेक के जो यहाँ पे एजुकेशन थी वो एज अ 2 वे सोशल प्रोसेस थी। ठीक है, कि इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू अडेप्ट दी वैल्यूज, मतलब हम भी सोसाइटी से कुछ सीखते हैं और प्लस हम सोसाइटी को भी कुछ देते हैं। ठीक है, हिंदी में कुछ इस प्रकार से है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज के अनुसार अनुकूलित किया जाता है और समाज को व्यक्ति के अनुसार, ताकि दोनों का विकास हो सके। यहाँ पे मतलब समाज से व्यक्ति का विकास हो रहा है और व्यक्ति से समाज का भी हो रहा है, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। समाज के बिना व्यक्ति कुछ काम का नहीं और व्यक्ति के बिना समाज कुछ काम का नहीं। बिल्कुल सही बात रोसेक के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े 8वें पे, इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। चलिए अगला है इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, टेक्स्ट बुक इवैल्यूएशन जो है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, और इसको करता कौन है, इसको स्कूल के टीचर्स करते हैं, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस हो गया, वो बैठ के करते हैं। देखो जब भी कोई एक नई टेक्स्ट बुक आती है उसका इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। या तो आप स्कूल में उसे बच्चों के करिकुलम में डालना चाहते हो तो इवैल्यूएशन करोगे, ग्रुप ऑफ टीचर्स इसको करता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। पहला तो भैया करिकुलम के अकॉर्डिंग है ये या नहीं है, ये देखना। और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के लिए नहीं, वर्क बुक स्कूल में लानी है, अभ्यास पुस्तिका हो गई, या लाइब्रेरी में कुछ बुक्स रखनी है, तो उसके लिए भी ये इवैल्यूएशंस होते हैं। करिकुलम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कंटेंट एक्यूरेसी और रेलेवेंस हो, ऐसा ना हो कि बच्चों के अकॉर्डिंग ना हो या अपडेटेड कंटेंट उसके अंदर ना हो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो भैया, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की टेक्स्ट बुक में सोलर सिस्टम पढ़ते थे हम, ठीक है, सौरमंडल का टॉपिक। अब उसमें हुआ क्या भाई, पहले 9 प्लैनेट पढ़ाए जाते थे, प्लूटो पार्ट था, फिर प्लूटो को साइंटिस्ट ने बोला कि भैया ये तो नहीं है कोई एक प्लैनेट, तो हटा दिया उसको, फिर रह गए 8। तो ऐसा ना हो कोई बुक में प्लूटो अब भी हो। तो इस तरीके के अपडेशंस जो हैं वो होने ज़रूरी होते हैं हर एक बुक में। ठीक है, तो ये देखना,
जब उनका हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं टीचर्स वगैरह, तब ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। आगे, लैंग्वेज उसकी बढ़िया होनी चाहिए और रीडेबल हो, ज़्यादा छोटा फॉन्ट ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, रीड किया जा सके, क्योंकि आपको पता होगा छोटा फॉन्ट होता है तो जो बच्चे चश्मा लगाते हैं उनको दिक्कत आती है, या हमें ऐसे आँखों को मीच के बिल्कुल बंद करके थोड़ा ज़ोर पड़ता है, तो इससे आँखों की भी दृष्टि पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगला है पेडागोजिकल इफेक्टिवनेस। एक अच्छी टेक्स्ट बुक जो होगी उसमें लर्निंग के कि भाई इस चैप्टर को या इस यूनिट को क्यों पढ़ रहे हैं, या टीचर्स के लिए भी कुछ समरी पॉइंट्स एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। और जेंडर सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, ऐसा ना हो उस टेक्स्ट बुक में रिलीजन से संबंधित, जेंडर से संबंधित रिस्पेक्ट ना दी गई हो। पहले क्या होता था ना, देखो ये बात उठी थी, बहुत साल हो गए इसको, कि जो टेक्स्ट बुक्स थी ना उसमें चीज़ क्या थी, उसमें लड़कों के एग्जाम्पल्स डाल देते थे। जैसे कि मैथ्स की टेक्स्ट बुक ले लो कि मोहन के पास 2 केले हैं, उसको श्याम ने 5 केले और दे दिए, तो बताओ मोहन के पास कितने हुए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लड़कों के ही नाम होते थे, लड़कियां होती नहीं थी कहीं पे। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन और बायसनेस थी जो टेक्स्ट बुक्स में थी। फिर इस पे सवाल उठे, इसको सुधारा गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों की बात हो रही है। अगला है राइट द मेन स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हिंदी में मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार, ठीक है। अगला है पाठ्यचर्या विकास की मुख्य प्रक्रियाएं लिखिए। देखो, करिकुलम डेवलपमेंट जो होता है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, और इसका डेवलपमेंट टाइम टाइम पे करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें देखो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, समाज में बहुत चीज़ों में बदलाव आता है, तो इसलिए करिकुलम में भी बदलाव की आवश्यकता पड़ती है, कई बार छोटे मोटे की और कई बार बड़े बड़े बदलाव की, ठीक है। जो आपने देखा होगा अभी रिसेंट में जो नई शिक्षा नीति आई 2020 में, उसके तहत बहुत सारे करिकुलम के अंदर चेंजेस लाए भी गए, ठीक है। इसको प्रॉपरली देखो, करिकुलम जो लोग बनाते हैं ना उसमें एक्सपीरियंस टीचर्स, फ्रेशर टीचर्स, स्कूल के प्रिंसिपल्स, हेड मास्टर मिस्ट्रेस, एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोग, पीएचडी होल्डर्स, पीएचडी कर रहे हैं जो वो लोग, जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी बिठाते हैं, सबको बिठा के बहुत बढ़िया तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है। इसके जो स्टेप्स हैं वो है, पहले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखे जाते हैं कि क्या है, फिर एनालाइज करते हैं कि लर्नर जो बच्चे हैं उनकी नीड क्या है, फिर कंटेंट का सिलेक्शन होता है, ये पढ़ाएंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। भाई सबसे पहले सामान्य चीज़ें बच्चे को पढ़ाएं, यानी कि जनरल चीज़ें, और जनरल से हम बढ़े डिफ़िकल्ट की ओर, स्पेसिफिक की ओर, या डिफ़िकल्ट आप बोल सकते हो, यानी कि विशिष्ट की ओर, ठीक है। फिर हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस का सिलेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे 5 स्टेप्स रहते हैं जिससे जो है पाठ्यचर्या का विकास होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वें प्रश्न पे सिम्पसन और वॉरफोर्ड है ये, ठीक है, वॉरफोर्ड द्वारा पाठ्यचर्या और अनुशासन की परिभाषा लिखिए। देखिए जब भी परिभाषा लिखने को आए ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट वो क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि परिभाषा एज इट इज लिखनी होती है आपको, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज लिखनी होती है। थोड़ा बहुत चलो एक आधा वर्ड मिस कर गए या कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया चलेगा, बट होना वही चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड वॉरफोर्ड, curriculum is a structured series of intended learning outcomes that are derived from a content. आई होप अब अच्छे से विजिबल होगा आप सभी को, ठीक है। दिस मीन्स द करिकुलम, ये यहाँ पे थे हम, करिकुलम इज अ स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। मतलब करिकुलम एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्थित रूप से उसी ऑर्डर में होता है जिसमें हमारे लर्निंग आउटकम्स हमने जो मतलब बनाए कि बच्चा पढ़ने के बाद ये हो जाएगा, तो वही चीज़ें यहाँ पे करिकुलम में व्यवस्थित रूप से होती हैं, ठीक है। दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम ए कंटेंट एरिया एंड अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस टू फैसिलिटेट लर्निंग। थोड़ी मुश्किल लग रही होगी बट याद तो करनी पड़ेगी। चलिए,
पाठ्यचर्या एक संरचित श्रृंखला है जो किसी विषय वस्तु से प्राप्त किए गए हैं, अपेक्षित अधिगम निष्कर्षों यानी कि लर्निंग आउटकम्स पर आधारित होती है और उन्हें उस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाता है जिसके अधिगम को सुगम बनाया जा सके। तो देखो पाठ्यचर्या जो है वो एक तो जो हमें लर्निंग आउटकम्स चाहिए, अधिगम के लिए जो हमारे निष्कर्ष हैं, ठीक है, तो उसी के अनुसार बनाई जाती है पाठ्यचर्या कि भाई बच्चे इस चैप्टर के बाद ये सीख जाएंगे या इस क्लास के बाद ये सीख जाएंगे, तो उस अनुसार वो चीज़ें करिकुलम में डाली जाती हैं और एक क्रमबद्ध सीक्वेंस में डाली जाती हैं, ठीक है। जो सीक्वेंस जनरली क्या होता है भाई, जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है। मैथ्स की बुक देखिए, पहले नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे ही डिफ़िकल्टी का लेवल बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब शुरू में ही आप पाइथागोरस थ्योरम बच्चों को पढ़ा दोगे तो क्या समझ आएगा उन्हें, नफरत करने लगेंगे फिर तो मैथ से, समझ रहे हो। अनुशासन डिसिप्लिन के बारे में भी इन्होंने कहा है, बट इतना ही अगर आप आंसर लिख देते हो दैट्स एनफ। थोड़ा सा इसको अपने वर्ड्स में मोल्ड करके लिख दो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं क्योंकि, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्मल एजुकेशन। थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में देखो ऊपर वाले में थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा, ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्योंकि डेफिनेशन पूछ ली है। व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन? औपचारिक शिक्षा क्या है? देखो फॉर्मल एजुकेशन वो है जो आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाके लेते हो, जैसे कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो गए, ठीक है। वहाँ पे ट्रेंड टीचर्स और एडुकेटर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रॉपर डिग्री लेके भाई वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग वगैरह करके बैठे हैं, तो वो पढ़ाते हैं। और वहाँ पे एक करिकुलम होता है जो हर क्लास के लिए या हर कोर्स के लिए फिक्स्ड होता है और वो पढ़ते हैं। उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि भैया इस इतने नंबर लाने पे, ये टेस्ट होते हैं, इवैल्यूएशन टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, वो होने के बाद उपलब्धि परीक्षण जब बच्चे के होते हैं किसी भी मतलब जैसे ही बच्चा पढ़ लेता है, करिकुलम फिनिश कर लिया उसने, फिर उसका अचीवमेंट टेस्ट हुआ, उपलब्धि परीक्षण हुआ, अगर उसमें पास हो जाता है बच्चा तो आगे बढ़ता है, वरना वो डिग्री या वो क्लास वो पास नहीं करता है। इसके लिए क्राइटेरिया होता है 40% का, ठीक है, 80 में से 40 का और 100 में से 33% का मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं, ठीक है। तो ये होती है फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा। क्लियर। अगला है विद्या की संकल्पना क्या है। देखो विद्या टर्म हम सब जानते हैं, संस्कृत वर्ड है ये, ठीक है। इसका मतलब है नॉलेज, लर्निंग और एजुकेशन, ठीक है, ज्ञान, अधिगम और शिक्षा, ये इसका अर्थ है। इंडियन फिलॉसफी में जो है विद्या के बारे में बहुत सी बातें की गई हैं। विद्या का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जैसे हिंदी में एजुकेशन, नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं एजुकेशन इज़ मस्ट। आज के टाइम में हर बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, चाहे वो सरकारी स्कूल में जाता हो, प्राइवेट में जाता हो, या कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को खुद ही एजुकेशन देना प्रेफर करते हैं। पर आज के टाइम में विद्या सबको लेना आवश्यक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक इंसान को समाज में रहने के लिए तैयार करता है, राइट। तो विद्या इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब है नॉलेज, लर्निंग और एजुकेशन, सही बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं हिंदी में दिखा देती हूँ, आप नोट डाउन कर लो। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13th क्वेश्चन, ILM की परिभाषा। देखो ILM इज अ अरेबिक वर्ड विच मीन्स नॉलेज, ठीक है, इल्म। In the context of education and curriculum, ILM refers to Islamic learning material, ठीक है, इस्लामिक लर्निंग मटेरियल। इसके अंदर वही एजुकेशन से संबंधित बात की गई है, ठीक है, कि एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। मतलब फिर आप कॉमन चीज़ें लिख सकते हो, देखो पता इतना होना चाहिए, ILM का मतलब है इस्लामिक लर्निंग मटेरियल और ये जो है एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है। इतना पता चल गया। फिर एजुकेशन से संबंधित कुछ चीज़ें आप लिख दो यहाँ पे।
इसकी रूट्स कुरान में और सुन्ना में है, ठीक है। एंड बाकी आप यहाँ से देख सकते हो। मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं बहुत, मतलब मैंने जो है अभी जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से डाला तभी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा और जाना है। आगे बढ़ती हूँ, हिंदी में आप देख लो। 14वां प्रश्न है, कम्युनिटी का क्या अर्थ है। देखो, कम्युनिटी मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो साथ में ग्रुप बना के एक जगह पर रहते हैं, जिनका मतलब रहते हैं या वो शेयर करते हैं कॉमन इंटरेस्ट, वैल्यूज़, गोल्स, कल्चर, आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे कि आप गांव वगैरह देखोगे तो गांव वगैरह एक कम्युनिटी होती है, वहाँ पे एक रिलीजन के लोग या एक कास्ट के लोग, ठीक है, ज़रूरी नहीं एक ही कास्ट के, 2-3 कास्ट के भी लोग आपको मिल सकते हैं, या हो सकता है उनका इंटरेस्ट सेम हो, ठीक है, मतलब उनकी आइडेंटिटी सेम हो, रूट सेम हो, कल्चर उनका सेम हो, तो ऐसे इन सब के बेसिस पे एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक विलेज, ठीक है, वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं उस कम्युनिटी को साथ रखने के लिए। वहाँ पे पंचायत होती है, मेंबर जो मतलब वहाँ के लोकल डिस्प्यूट्स को देखते हैं, ठीक है, और कम्युनिटी के अपने अपने प्रोग्राम्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे वो अपने कल्चर के लिए आगे काम करते हैं, ठीक है। दिस इज ओके। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा को निवेश के रूप में कैसे आप देखते हो, इसको समझाओ। देखो, एजुकेशन हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है। मैं जब भी अपना कोई कोर्स भी आप सभी को सजेस्ट करती हूँ ना, हमेशा एक बात बोलती हूँ, उसे खर्चा मत समझना, इन्वेस्टमेंट समझना, क्योंकि उससे आपको नॉलेज मिलेगी जो आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। समझ रहे हो? तो एजुकेशन पे खर्चा नहीं होता है कभी भी, ये हमेशा एक इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इससे आगे आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलता है। अब देखो, खर्चा होता तो कौन माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं। समझ रहे हो चीज़ों को? तो इसलिए ये कभी भी एक खर्चा नहीं है, हमेशा एक इन्वेस्टमेंट है। कल को बच्चा कमाने लगेगा या एक सामाजिक इंसान बनेगा, ठीक है, और बहुत कुछ इस मतलब एक सोसाइटी में रहने के लिए बेसिक नॉलेज उसको होगी। तो स्कूल बहुत कुछ, मतलब स्कूल कहते हैं ना, आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए आपको प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो इसलिए एजुकेशन, शिक्षा जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है, ये कभी भी एक खर्चा नहीं है। इसके रिटर्न्स बहुत हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में आप उस शिक्षा से कुछ कमाओगे भी आगे। कोई बिजनेस करेगा, कोई नौकरी करेगा, ठीक है, कोई समाज को कुछ योगदान देगा, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ लिख कर बनते ही हैं। सही बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। उपनिषद शिक्षा के बारे में है अगला प्रश्न। ये रहा, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उपनिषदिक एजुकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्पिरिचुअल ओरिएंटेड होती है, फिर गुरु शिक्षा ट्रेडिशन यहाँ पे होता है, डायलॉग एंड इंक्वायरी पे ये एम्फेसाइज करती है, मॉरल और एथिकल डेवलपमेंट एक पर्सन का इसके अंदर होता है, और ये फोकस करती है सेल्फ, आत्मा की नॉलेज पे, ठीक है। ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उपनिषदिक एजुकेशन के। यहाँ पे ये देखो, पहले एंशियंट इंडिया में दी जाती थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे गुरु शिक्षा आपने देखी हो, एकलव्य की स्टोरी सुनी हो, जिसमें शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया जाता था, ठीक है, कि भैया उनके तो टीचर ने उनसे बोला था मुझे अंगूठा दे दो गुरु दक्षिणा के रूप में, तो उन्होंने दे दिया था। तो ऐसी एजुकेशन, उपनिषदिक कालीन शिक्षा, उस शिक्षा की यहाँ पे बात हो रही है। इसमें क्या था? आध्यात्मिक उन्मुखता थी, गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, संवाद और जिज्ञासा पे आधारित थी, और यहाँ पे बच्चे जो है टीचर के पास ही जाके वहाँ पे रहते थे, एक जगह पर, जिसको स्कूल तो नहीं बोलते थे, मैं उसका वर्ड भूल गई, वहाँ पे रहते थे, ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा उस टाइम पे ना, शिक्षा सभी को उपलब्ध नहीं होती थी। सब सिर्फ जो ऊंची जाति के राजा महाराजा से संबंधित या राजा महाराजा के बच्चे थे, उनको ही शिक्षा लेने का अवसर मिल पाता था, ठीक है।
और इसमें नैतिक और चारित्रिक विकास किया जाता था, आत्मा के स्वरूप की खोज की जाती थी, स्पिरिचुअल एजुकेशन, भगवान से संबंधित चीज़ों पे बहुत बल दिया जाता था। अगला है प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रायोगिकवादी। प्रैग्मेटिज्म जो है ये एक फिलोसफिकल अप्रोच है जो इवैल्यूएट करता है थ्योरीज या बिलीव्स इन टर्म्स ऑफ सक्सेस ऑफ देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। यहाँ पे देखो इसमें ना प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस किया जाता है कि रियल लाइफ से संबंधित हम बच्चों को पढ़ाएं। साइंस सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा जोर देता है प्रैग्मेटिज्म। मतलब ये बिल्कुल अपोज करता है आध्यात्मिक शिक्षा को, यानी कि आइडियलिज्म के बिल्कुल अपोजिट है ये। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस, एक्शन, रिजल्ट्स, इन पे ही ध्यान दिया जाता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ट्रुथ को सच माना जाता है, जो देखा है, जो सत्य है। बिलीफ की बात यहाँ कभी नहीं होती है, मतलब जिस पे हम विश्वास रखते हैं, विश्वास का नहीं है यहाँ पे रोल। यहाँ पे ट्रुथ, सत्य का है। ठीक है, रियल लाइफ की यूटिलिटी पे बात होती है। एक्टिव एक्सपेरिमेंट, मतलब यहाँ प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन का मतलब होगा कि भैया बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पढ़ाओ, बच्चों को वो सब्जेक्ट्स पढ़ाओ जो उनके काम के हैं, जो रियल लाइफ में काम आते हैं, जैसे मैथ्स और साइंस हो गया। बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाया, बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाओ। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा, वही चीज़ें जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड है। समझ रहे हो ये चीज़ें? राइट, चलो स्टूडेंट्स, बाकी आप जो है एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मेन जितना भी था वो आपको कवर कराऊं। बाकी इसके अलावा सेक्शन बी सी भी है, अगर टाइम मिलता है एग्ज़ाम से पहले तो एक पार्ट 2 भी इसका कंडक्ट कर लेंगे। बाकी यू कैन सी कि पीडीएफ जो है ऑलरेडी बहुत ईजी है, आप उसे डाउनलोड करके वहाँ से खुद से भी रीडिंग करके पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मच। अभी एक्चुअली मुझे कहीं पे निकलना है तो मुझे इस क्लास को बंद करना पड़ेगा। मैंने सोचा था वैसे मैं 1 घंटे की क्लास ले पाऊँ, बट येस, आई हैव सम अदर वर्क्स। तो इसका पार्ट 2 कंडक्ट कर लेंगे अगर पेपर से पहले टाइम मिलता है, और नहीं मिलता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ स्टडी विद पीडीएफ। कोई ऐसे टॉपिक्स जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं तो बता देना, वो पार्ट 2 में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।